हेलो भाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। अभी जो मेरा वीडियो चल रहा है वो है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड, प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड। आज का जो वीडियो है वो है प्रत्यावर्ती धारा के कारण किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कितना शक्ति पावर कंजम्पशन होता है। इसलिए एसी परिपथ में जो पावर है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग लेकर के आज आ रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग दिया है, देखिए यहाँ से, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन एसी सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पावर का क्या फॉर्मूला होगा उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एसी सर्किट में क्या है? रेसिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, क्या लगा हुआ है पता नहीं है। नहीं पता है तो जब उसमें सर्किट में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा, कहीं नहीं भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा सर्किट के कंपोनेंट पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि एसी परिपथ में किसी क्षण टी समय पर वोल्टेज V और धारा I के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो जब फाई है तो V का फॉर्मूला अगर हम मान लेते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I का फॉर्मूला होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई होगा। तो परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति इंस्टेंटेनियस, जब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। इंस्टेंटेनियस पावर को अगर हम PI लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर PI, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो V का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। V का वैल्यू क्या है आपको देखिए, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू यहाँ दिख रहे हैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको आप कर सकते हैं V नॉट I नॉट को एक साथ कर लिए, फिर यहाँ हो गया आपका साइन ओमेगा टी, और यहाँ हो गया आपका देखिए, इसको फिर हम यहाँ से ब्रैकेट ले लेते हैं, हम ब्रैकेट ले लिए। साइन ए प्लस बी में इसको तोड़ दीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को साइन ए प्लस बी में तोड़ दीजिए, तो दिस इज साइन ए, मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी कॉस फाइव, प्लस कॉस ए का मतलब हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी मतलब साइन फाइव। ये फॉर्मूला आपका वहां से हो गया। इसको हम कर देते हैं V नॉट I नॉट, और साइन को हम यहां से तोड़ते हैं। देखिए अब यहां से हम ब्रैकेट ले रहे हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, साइन 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 स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस फिर यहाँ से चला जाएगा उसके साथ वो, तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये आपका वहां से फॉर्मूला चला है। ठीक है, अब इसको हम दोनों तरफ बांट देते हैं। देखिए V नॉट I नॉट, कॉस फाइव को पहले लिख देते हैं, कॉस फाइव लिख दिए, और यहाँ लिख दिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस फिर इसको यहाँ ले जाते हैं V नॉट I नॉट, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और साइन फाइव को पहले लिख दिए साइन फाइव, उसके बाद हो गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति। अगर एसी सर्किट में वोल्टेज V है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब एसी सर्किट में कंपोनेंट क्या है उसके आधार पर फेज डिफरेंस हम लोग फाइव मान लिए। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू V इंटू आई, V का वैल्यू पुट किया, I का वैल्यू पुट किया, यहाँ तक आए। अब हमको देखना है कि एसी सर्किट जो है, एसी करंट जो फ्लो कर रहा है फुल साइकिल में, मतलब टी टाइम पीरियड में कितना एवरेज पावर का कंजम्पशन होगा वो हम लोग देखना है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र की
प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र की धारा के कारण कितना पावर औसत शक्ति व्यय होगा। हम यहाँ से आते हैं इसके साथ कि प्रत्यावर्ती धारा, इसलिए एसी के एक पूर्ण चक्र, एसी के एक पूर्ण चक्र की धारा के कारण औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय कितना खर्च होगा, मतलब पी एवरेज अगर इसको लिखते हैं, पी एवरेज, तो ये जो होना चाहिए पी एवरेज बराबर होना चाहिए आपको पी आई डी टी, 0 से टी सर्किल का और टी से डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज पावर हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं पी ए वी, तो पी आई डी टी ये है पूरा आपका, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ से पी आई डी टी कितना होगा, पी आई आपका देखिए कितना है, पी आई आपका होगा कितना, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लेते हैं इस तरह से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, वहां से आइए इसको भी यहां से लिखते हैं प्लस, तो वी नॉट आई नॉट साइन फाई, फिर यहां आपका आ गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये पी आई का वैल्यू हो गया, और यहाँ हो गया आपका डी टी होल डिवाइडेड बाय टी, और इसको इंटीग्रेट करना होगा आपको 0 से टी तक। पी आई डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, तो पी आई का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है, ये सारा चीज हमने लिया यहाँ से यहाँ तक पुट किया, डी टी है हमने डी टी दिया, डिवाइडेड बाय टी, टी दे दिया। अब इसी को क्या करना है, हम लोग को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए इसका, हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं इजी वे में। पी आई का जो वैल्यू पुट कराने के बाद जो आएगा उसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला के साथ। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा आपको कैलकुलस की जानकारी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन का जानकारी होनी चाहिए, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में इसको हम लोग सोल्व करेंगे। आइए देखिए हम फिर यहाँ से चलते हैं आपके साथ, यहाँ से चलते हैं पी एवरेज, ये टी इसके साथ भी जाएगा, आप इसको कर दीजिए इस तरह से वी नॉट आई नॉट कॉस फाई हो गया डिवाइडेड बाय टी, यहाँ से ले आए, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फर्स्ट पार्ट का ये हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो हो गया वी नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से टी, टी से डिवाइड कर दिया। अब इसमें आइए देखिए, इसमें आइएगा तो फिर यहां पर भी होगा वी नॉट आई नॉट बाय टी इंटू साइन फाई, यहां से चला आया आपको, वी नॉट आई नॉट साइन फाई बाय टी कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप अब यहां देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किस ढंग से होगा। मान लीजिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ना मानिए, सपोज दैट हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आते हैं इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। देखिए नाउ हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो
आप जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इसलिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। ये आएगा आपके साथ। इसको लेके चलेंगे आप 1 इंटू डी टी, तोड़ दीजिए इसको आप 0 से t, दिस इज डी टी। 1 इंटू डी टी, यहां पर हम इसको ऐसे करते हैं, हाफ कॉमन ले लेते हैं, इसमें हाफ बाहर कर दिए, 1 इंटू डी टी आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। फिर यहां से आप इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आप रख सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, 0 से t डी टी माइनस फिर 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी। ये हमने क्लोज कर दिया। 1 इंटू डी टी आया, cos 2 ओमेगा टी डी टी, cos 2 ओमेगा डी टी, 0 टू t, हाफ बाहर कर दिया हम लोग यहाँ से। लेकिन अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप बीइंग ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट यू नो, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट इट्स वैल्यू 0। तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये आपका हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसलिए आप सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू t दैट इज इक्वल टू हाफ। ये हाफ आ गया और डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब आइए इसका इंटीग्रेशन देखें, इसका देखें। अगेन वो चलते हैं उसके लिए, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी 0 से t, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 0 से t। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा, तो जब डायरेक्ट ये 0 से t हो गया आपका, डायरेक्ट नहीं होगा तो इसको आप कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू t, 2 साइन ओमेगा टी लिखे हम लोग, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, और इसको 2 से हम डिवाइड भी कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कट जाएगा ये। तो अब आपका मतलब ये वैल्यू जो है सेम आएगा, 0 से t, और यहाँ से हाफ हम बाहर कर दिए, ये हाफ बाहर कर दिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यू नो दैट इज साइन 2 थीटा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी। फिर अगर आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसका अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू t साइन 2 ओमेगा टी डी टी, तो यू विल गेट 0, cos 2 ओमेगा टी डी टी 0, साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0। ये इसका वैल्यू वहां से आपको मिलेगा। इसलिए आप इक्वेशन 1 में चलिए आप, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम आते हैं यहाँ से, तो पी एवरेज कितना हो जाएगा आपका, देखिए पी एवरेज, यहाँ देखिए फॉर्मूला है वी नॉट आई नॉट कॉस 5 बाय टी, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन किया, कितना आया आपको, हाफ इंटू टी, और प्लस वहां से आइए आप वी नॉट आई नॉट साइन 5 बाय टी, और इसका इंटीग्रेशन किया, आपको कितना मिला, 0 मिला ये। तो ये पोर्शन टोटल क्या हो गया आपका, दिस इज 0, दिस इज 0। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो वैल्यू आपका आएगा वहां से, इक्वेशन 1 से जो वैल्यू हम लोग का आया, इक्वेशन 1 से अगर आप देख रहे हैं जो वैल्यू आपको मिला वहां से, हमने यहाँ तो पुट कर दिया, उसको पुट कर दिया, तो ये आपका हो गया। एक बार फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस इज वी नॉट आई नॉट कॉस 5
बाय टी इंटू हाफ टी, और इधर 0 आ गया। तो यहाँ से भी टी और टी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ गया आपको कितना, वी नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाई। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला आया। इसको और इनलार्ज कर सकते हैं आप, यू कैन राइट इट वी नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2 इंटू कॉस फाई, वी नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2 इंटू कॉस फाई। इसको कह सकते हैं हम लोग पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। इसलिए इसको और भी नाम दिया जा सकता है पी एवरेज पी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो ये जो है बेसिक फॉर्मूला आ गया इसको, मतलब वास्तविक औसत शक्ति बराबर आभासी शक्ति, इसको आभासी शक्ति कहते हैं, और इसको कहा जाता है कॉस फाई। कॉस फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर कहा जाता है शक्ति गुणांक। इसलिए इसको सकते हैं वास्तविक औसत शक्ति, वास्तविक औसत शक्ति बराबर आभासी औसत शक्ति, आभासी औसत शक्ति गुणांक कॉस फाई कह सकते हैं। वेयर कॉस फाई इज नोन एज, वेयर कॉस फाई का जो लोग नाम देते हैं, कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। इसको हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक इसको हम लोग कहते हैं। तो पावर, अगर आपको पूछा जाता है कि पावर कंजम्पशन का एसी सर्किट में फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां तक हम लोग इसको ला सकते हैं पी एवरेज पी आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। अलग से इसी में पूछ देता है कि डिफाइन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को डिफाइन कीजिए, क्या होता है औसत शक्ति। तो पावर फैक्टर अगर हम यहां से निकालेंगे तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला कॉस फाई बराबर हो जाएगा पी ए वी बाय पी आर एम एस, मतलब वास्तविक औसत शक्ति और आभासी औसत शक्ति के अनुपात को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं इसको। चलिए यहां तक आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं पावर फैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो उस रूप में इसको हम लिखते हैं पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर क्या है। यहां से देखिए इस रूप में अगर आप इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक क्या है, उसकी चर्चा अगर हम यहां से करें तो आपको मिल जाएगा शक्ति गुणांक का मतलब हो गया पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक का मतलब हो गया पावर फैक्टर। तो क्या इसको कह सकते हैं आप, इसको आप कह सकते हैं कि वास्तविक औसत शक्ति और आभासी औसत शक्ति किसी एसी परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक औसत शक्ति और आभासी औसत शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। नहीं, किसी एसी परिपथ, किसी एसी परिपथ में वास्तविक औसत शक्ति, वास्तविक औसत शक्ति, इसको हम लोग यहां लिखे थे पी एवरेज लिखे, पी एवरेज, और आभासी औसत शक्ति, आभासी औसत शक्ति पी आर एम एस के अनुपात को, शक्ति गुणांक
कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा हो गया। और हम यहाँ देख सकते थे कि इसे cos फाई से सूचित किया जाता है, cos फाई से सूचित किया जाता है। Therefore cos फाई बराबर PAV बाय PRMS, मतलब वास्तविक औसत शक्ति, वास्तविक औसत शक्ति, और नीचे हो गया आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति के अनुपात को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। अब ये जो cos फाई है, ये cos फाई का आपको देखना पड़ेगा कि किस किस सर्किट में अगर है, क्या क्या है उसमें लगा हुआ, उस पर कितना वैल्यू डिपेंड करता है। तो आप एक चीज यहां से देख सकते हैं, ऊपर भी पावर है, नीचे भी पावर है, तो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, मतलब शक्ति गुणांक एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसका कोई पावर नहीं होता है, सॉरी कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। डिफरेंट सर्किट के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ चर्चा करते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं, पहला ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ ओमीय प्रतिरोध है, जब परिपथ में सिर्फ ओमीय प्रतिरोध है, वो ओमीय प्रतिरोध मतलब सिर्फ आर है, ये है ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस। तो आप रेसिस्टेंस वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है, सेम फेज में रहता है। तो सेम फेज में रहता है तो फाई इसके लिए कितना होता है, 0। और तब इसके लिए पावर फैक्टर का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, पावर फैक्टर जिसको शक्ति गुणांक कहते हैं आप, इसको निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा, cos फाई मतलब कितना हो गया, cos 0 दैट इज कितना, +1 हो गया। दूसरा देखते हैं कि अगर सर्किट में सिर्फ शुद्ध प्रेरकत्व है, शुद्ध L है, तो L में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था, C वाले में भी था 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड में जब AC परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L अथवा शुद्ध धारिता C है, तो इसके लिए फाई का जो वैल्यू होता है दैट इज 90, मतलब जिसको हम लोग π/2 कहते हैं। इसलिए शक्ति गुणांक आप कह सकते हैं, इसलिए पावर फैक्टर अगर हम यहाँ से निकालेंगे शक्ति गुणांक तो ये हो जाएगा आपका cos फाई का मतलब हुआ कितना, cos π/2 दैट इज 0। और ऐसे सर्किट में क्या होगा, पावर कंजम्पशन 0 होगा। यहाँ पर जो पावर होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो P एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा PRMS इंटू cos फाई मतलब +1। cos फाई यहाँ लिखते थे हम लोग, इसका वैल्यू cos फाई लिखते थे, तो ये +1 हो जाएगा आपका PRMS इंटू 1, मतलब ये सबसे ज़्यादा पावर खर्च होगा इसमें, मैक्सिमम पावर खर्च यहाँ पर होगा आपको, मैक्सिमम। और यहाँ पर अगर आप निकालते हैं PAV तो ये हो जाएगा आपका कितना, PRMS इंटू cos फाई, तो ये हो गया आपका PRMS और दिस इज 0, इसलिए 0 हो जाएगा। मतलब अगर सर्किट में सिर्फ L है तो उसमें किसी प्रकार का पावर कंजम्पशन नहीं होता है, पावर कंजम्पशन नहीं होगा। C वाले में भी नहीं होगा, यहाँ अगर C लगा हुआ है तो C लगा हुआ है तो इसके लिए भी पावर कंजम्पशन 0 होगा, दोनों सर्किट में 0 होगा।
अगर सर्किट में एल और आर या आर सी है तब कैसे होगा उसको देखते हैं। थर्ड सर्किट में आप ले सकते हैं कि आर एल है तो वहाँ पे आपको कॉस फाई निकालना पड़ेगा, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सो कॉस फाई के साथ तीसरा लेते हैं। जब एसी परिपथ में आर एल श्रेणी क्रम है, आर एल श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो आर एल श्रेणी क्रम में था तो आप देखिए यहां से हम लोग निकाले थे इसको, आर और ये एल था, यहां से आर था ये एल था, यहां से हम लोग लगाए थे एसी सोर्स V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप था वो VR था, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप था वो VL था। इसका फेज डायग्राम बनाए थे हम लोग, यहाँ I था, इधर V था, इधर VL ले लिए थे, इधर VR ले लिए थे। इसको निकाल करके हम लोग नेट वोल्टेज बनाए थे V, ये था फाई। तो यहाँ से आपको पावर फैक्टर निकालना है, इसलिए पावर फैक्टर अगर यहाँ से निकालेंगे, इसलिए पावर फैक्टर ऐसे सर्किट का जो आप निकालेंगे, पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू कॉस फाई, और जो कॉस फाई हो गया यहाँ से अगर निकालेंगे कॉस फाई इज बी बाय एच, कॉस फाई बी बाय एच मतलब वी आर बाय भी, और वी आर था आपका आई इंटू आर, और ये था वी इक्वल टू आई इंटू जेड, वेयर जेड इज इम्पीडेंस, वेयर जेड इज इम्पीडेंस। इसका जो हम लोग जेड निकालते थे याद करो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के रूप में आता था। आई आई कैंसिल हो गया यहाँ से, इसलिए कॉस फाई बराबर हो जाएगा आर बटे जेड, आर बटे जेड मतलब आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये ऐसे सर्किट का निकला पावर फैक्टर जिसमें आर और एल दोनों सीरीज में। तो पावर फैक्टर निकालना मतलब कॉस फाई है, कहाँ से निकालेंगे, फेज डायग्राम से निकालेंगे। फेज डायग्राम में कॉस फाई बी बाई एच। तो पावर फैक्टर का एक दूसरा भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि एसी सर्किट में प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को कहते हैं। ये हो गया आपका प्रतिरोध और नीचे हो गया प्रतिबाधा, इस दोनों के रेशियो को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरा चलेगा जब एसी परिपथ में आर और सी है, आर और सी है तब कैसे निकालेंगे, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। जब परिपथ में आर और सी है तब कैसे होगा, यहां पे सी लगाना होगा आपको। जब सी लगाएंगे वहां से तो वो चेंज करेगा, और फिर उसका भी वही चीज निकालना होगा आपको। इसका भी यहाँ पे सी लगा हुआ है, ये सी हो गया, यहाँ का वोल्टेज BC हो जाएगा। फिर इसका फेज डायग्राम अगर आप पहले से आपको याद है तो आप देखेंगे इसमें जो होता है 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये इधर से I है, यहाँ से VR है, और ये BC आ गया। इसको ले लेते हैं यहाँ से, ये चला गया आपको भी, दिस इज फाई। इसलिए इसका जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर वही हो जाएगा, पावर फैक्टर का मतलब हुआ B, यहाँ से हो जाएगा VR और नीचे हो जाएगा V, मतलब ये कॉस फाई हो गया, IR बटे IZ, ये कैंसिल हो गया R बटे Z, इसलिए कॉस फाई इक्वल टू R बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। ये था RC सर्किट का इम्पीडेंस, ये RC सर्किट का इम्पीडेंस है। इसमें जो जेड हम लोग निकाले थे इसका आप याद रखेंगे, वहाँ से R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। तीसरा आता, फोर्थ आता है इसमें, ये हम लोग का फोर्थ था। फिफ्थ है जब AC में RLC तीनों है, जब AC में RLC तीनों है तब फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट।
अब तो क्लियर हो गया आप लोग आपको, इसलिए उसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि जब हमको सर्किट में आर एल सी तीनों है तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको इसके साथ में। जब परिपथ में आर एल सी तीनों सीरीज में है, ये श्रेणी क्रम में है, तब कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ से इसके साथ। तो हम लोग देख चुके हैं कि ये L है, ये R है और ये C है, L R C या R L C जो बोलेंगे। यहाँ से हम लोग लगाए इसका AC वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसके लिए Z निकाले थे हम लोग अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L 1/ओमेगा C का स्क्वायर। इसलिए पावर फैक्टर सीधे अब आप जंप कर सकते हैं। पावर फैक्टर इज R/Z, मतलब cos फाई दैट इज इक्वल टू R/अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। 1/cos फाई पावर फैक्टर हो गया R/R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये पावर फैक्टर किस सर्किट का है, एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है, निकालने के लिए पूछ सकता है कि आरएलसी सर्किट या इस सर्किट का पावर फैक्टर निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, ताकि हम दूसरे वीडियो के साथ फिर आपको साथ एनर्जेटिक होकर के आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।